मुगल सेना में अहदी किसे कहा जाता था? 113 का आंसर हो जाएगा ए, मुगल बादशाह के विशेष प्रकार के सवार को कहा जाता था अहदी। पुस्तक जवाबिते आलमगीरी का संबंध किससे है? 114 का आंसर हो जाएगा औरंगजेब के आदेश और सरकारी नियमों से है। ओके, और हनफी व्याख्या को अपनाया गया है इसमें। और हालांकि औरंगजेब मौखिक आदेश यानी जवाबी जारी करने से नहीं हिचकता था, बस यही है और इसमें कुछ नहीं है। दिल्ली में केवल मालिक, अमीर, राज्य कर्मचारी, हिंदू मुल्तानी व्यापारी और सेठों का अतिरिक्त किसी के पास सोना नहीं है। बरनी का यह कथन किस सुल्तान के समय का है? 115 का आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय का है। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। देश के अमीरों को गरीब बनाना और जनता को गरीब बनाकर रखना, ये उसकी बड़ी नीति थी। क्यों थी? गरीब आदमी कभी भी विद्रोह नहीं करता है बंधुओं। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित कौन सा था? 116 का आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। युद्ध का परिणाम मराठों के पराजय के बाद बालाजी विश्वनाथ बालाजी वही रहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बालाजी बाजीराव। बाकी के बेकार चीज़ें दिया हुआ है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक में करवाया गया था? ये बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का सबसे बेहतर मंदिरों में से एक है। देखना अद्भुत मंदिर है। और किसने करवाया था इसका निर्माण? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। राजेंद्र प्रथम ने कौन सा करवाया है? तो गंगईकोंड चोलपुरम का जो मंदिर है उसका निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ब्रिटिश संसद के आग्रह पर गठित किस कमेटी ने भारत में रेलवे की शुरुआत करने का समर्थन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मिथ कमेटी ने 1846। स्मिथ कमेटी 1846 ईस्वी, आज़ादी के लगभग में 101 वर्ष पहले। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किस वर्ष जमींदारों को बकाया लगान वसूलने हेतु काश्तकारों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया था? 119 का आंसर क्या हो जाएगा? डी 1799 ईस्वी में। वर्ष 1783 में एक अधिनियम के द्वारा डैश को लाइसेंस के बिना भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 120 का आंसर क्या हो जाएगा? 120 का आंसर हो जाएगा मिशनरियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब? 1783 ईस्वी में। अब कब इनको खुली छूट दी गई? तो 1813 ईस्वी में। 1813 के एक्ट के द्वारा मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की बिल्कुल छूट दे दी गई। भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म पारंपरिक देशभक्ति से हुआ है, जो भूमि, भाषा और पंथ से लगाव के एक सामाजिक स्तर पर सक्रिय भावना थी। यह कथन किसका है? ये कथन है C.A. बेली का। टफ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन गलत होते हैं तो कोई बात नहीं, आप अच्छा कर रहे हो। इस तरह के क्वेश्चन सीख तो लिया ना आपने। 1857 के विद्रोह के समय झांसी में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 122 का आंसर हो जाएगा सर ह्यूरोज। और इसने क्या कहा था कि 1857 के संग्राम में जितने भी विद्रोही लड़ रहे हैं उसमें से एकमात्र पुरुष है, वो है रानी लक्ष्मीबाई। ओके, रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। 123 का आंसर क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट पर जा रहा हूँ, आपको इसमें को रोक कर करना है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें असत्य है कि इसके निर्णय के विरुद्ध वाइसराय से अपील की जा सकती थी। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून था ये। इसका आंसर सी हो जाएगा। सी गलत है। ओके, असत्य ही तो पूछा था ना। सविनय आंदोलन के दौरान गांधी जी की देशव्यापी यात्रा का क्या नाम था? 124 का आंसर हो जाएगा हरिजन यात्रा नाम था उनका। ओके, किस एक्ट अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की चर्चा की गई? तो 1935 एक्ट में चर्चा की गई, लेकिन कभी बन ही नहीं पाया। ये संघ नहीं बन पाया क्योंकि देशी राज्यों ने मिलने से मना कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 126 का आंसर हो जाएगा डी हरिपुरा अधिवेशन। कब हुआ था ये? हरिपुरा 1938 में। और त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अधिवेशन नहीं किया था। आज़ादी के बाद भारतीय विलय के क्रम को सबसे पहले से शुरू कर चुनिए। सबसे पहले किसका विलय हुआ, सबसे अंत में किसका हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। जम्मू कश्मीर का हुआ अक्टूबर 1947 में, जूनागढ़ का नवंबर 1947 में, हैदराबाद का नवंबर 1947 में ही। जूनागढ़ के बाद हुआ है जनमत सैन्य कार्रवाई के द्वारा। हैदराबाद का सैन्य कार्रवाई और जूनागढ़ का जनमत द्वारा और कश्मीर का विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 का संबंध किस समूह से है? तो इसका समूह है 128 का आंसर हो जाएगा श्रमिक समूहों से, मुख्य रूप से मार्क्सवादी समूहों से है। ओके, बस यही है। और गिरफ्तार प्रमुख श्रमिक नेताओं में ऐसे डांगे, जोगलेकर, फिलिप स्प्रैट, बेन ब्रैडली, शौकत उस्मानी आदि थे। मेरठ षड्यंत्र केस 1929। साम्यवादियों की था, मुख्य रूप से साम्यवादियों को गिरफ्तार किया गया था। किस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया? तो 129 का आंसर क्या हो जाएगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी को किसके समय पारित किया गया था? उस समय था लेनिन नहीं, लिट्टन। लॉ से लिट्टन होता है ना, लिट्टन था उस समय।
गवर्नर जनरल, जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? देसी भाषा के अखबार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना। वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी भाषा। लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो 130 का आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल 1916 में। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में किस अखबार का प्रकाशन शुरू किया था? तो 131 का आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल हेराल्ड, जिसको लेकर आजकल चर्चा है ना, उसी का शुरू किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और कॉमनवेल्थ को किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने। न्यू इंडिया को एनी बेसेंट ने 1915 में ही दोनों। और युगांतर तो सबको पता होगा, बिपिन चंद्र पाल 1886 ईस्वी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो 132 का आंसर सबको पता होगा, लॉर्ड कैनिंग। भारत में किस वर्ष तिब्बत का पूर्ण विलय किया गया था? 133 का आंसर हो जाएगा डी, 1903 ईस्वी में। और इसमें कौन था भारत का वायसराय भाई? तो करजन। पूर्ण विलय किया गया था। निम्न से कौन क्रांतिकारी संगठन नहीं था? कौन सा क्रांतिकारी संगठन नहीं है इनमें से? तो 134 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, ये सारे ही क्रांतिकारी संगठन हैं। ओके। तेभागा आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? 135 का आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल में चलाया गया था। कब चलाया गया था? आज़ादी से ठीक पहले, 1946 ईस्वी। बीपीएससी में आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, प्रीलियम तो श्योर हो ही जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए इस तरह क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है। सबसे अधिक बार किस नदी का जिक्र हुआ है? तो सिंधु नदी का सबसे अधिक बार जिक्र किया गया है ऋग्वेद में। लेकिन नदीतमा यानी कि पवित्र नदी की संज्ञा किसको दी गई है? तो सरस्वती नदी को दी गई है। निम्न में से किस वंश के शासक ने अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था? दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? शिशुनाग वंश के। ओके, शिशुनाग वंश का शासक था। वंश के अवंती महाजनपद को मगध में मिला लिया था, जो कि मौर्य वंश के अंत तक मगध का हिस्सा ही रहा। इस विजय के साथ मगध और अवंती की 100 वर्ष पुरानी शत्रुता का भी अंत हो गया था। ओके। और शिशुनाग वंश के किस शासक ने अवंती को मिलाया था? तो शिशुनाग ही था जिसने मिलाया था। दूसरा शासक कालाशोक था इसका। जैन संप्रदाय के 23वें तीर्थंकर की पहचान करें। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इनका नाम था पार्श्वनाथ। ओके। और 24वें तीर्थंकर तो कौन हुए हैं? तो जैन मान्यता के अनुसार इस पंथ में 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे अंत में कौन है? महावीर स्वामी जी हैं। और 23वें पार्श्वनाथ जी हैं। और बस यही तो है, और क्या बताऊँ मैं इसमें। निम्न से किस शिलालेख में मौर्य शासक अशोक कहता है कि देवताओं का प्रिय धम्म विजय को सबसे मुख्य विजय समझता है ना? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 13वें शिलालेख में वो कहता है ऐसा। ओके। उपयुक्त लेख मौर्य सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। अशोक के शासन का 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद तो कहानी आप सबको पता ही है। पुरंदर की संधि डैश के मध्य हुई थी। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। छत्रपति शिवाजी के मध्य और जय सिंह के मध्य हुई थी। ओके, आगे चलते हैं। और पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में जय सिंह ने पुरंदर के किले पर सख्त घेराबंदी की थी और उसी समय इसकी पुरंदर की संधि हुई थी। बस यही तो है इसमें। अगला है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्न के किस गुरु ने किया था? तो 6 का आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। इनका टाइम पीरियड क्या है बंधुओं? 1563 से 1606 ईस्वी तक है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अपने बड़े ही अनोखे फैसले के लिए जाना जाता है ये शासक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। और इसने क्या किया था? सांकेतिक मुद्रा प्रणाली भी चलाया था। जब दोआब में अकाल पड़ा हुआ था तब दोआब में इसने कर लगा दिया था। तो इस तरह के अजूबे फैसले करता था MBT। मुगल काल में हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बदायूनी ने किया था, बदायूनी। और लीलावती जो पुस्तक है इसका किया था फैजी ने अनुवाद। और महाभारत का नकीब खां, बदायूनी, अबुल फजल फैजी एवं अन्य ने मिलकर किया था। अथर्ववेद का किसने किया था? तो बदायूनी प्रारंभ में, और हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने बाद में किया था। राजतरंगिनी जो पुस्तक है उसका मोहम्मद शाहबादी ने किया था। और रामायण का भी बदायूनी ने ही अनुवाद किया था। मुगल काल के सारे बुकों के आप अनुवाद मिल जाएंगे PDF में। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध इनमें से किससे है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध के प्रथम उपदेश से है। इससे आसान क्वेश्चन और क्या चाहिए? निम्नलिखित में किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज ने कहा है। इंडिका में डैश ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? कुमार गुप्त ने स्थापना किया था नालंदा महाविहार की। शेर शाह के मकबरे का वास्तुकार कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 12 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मीर मोहम्मद अलीवाल खां। ओके, मीर मोहम्मद अलीवाल खां।
शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है और इसका जो वास्तुकार था मीर मोहम्मद अलीवाल खां। मकबरे का निर्माण शेरशाह ने शुरुआत करवाया, जबकि उसके बेटा जो था इस्लाम शाह उसने इसको पूरा करवाया था। अली गौहर ने 1760 में बिहार के किस नगर पर घेरा डाला था? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा पटना। 1760 में तात्कालिक मुगल शाहजादा अली गौहर शाह आलम द्वितीय ने बिहार में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए पटना पर घेरा डाला। कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने अली गौहर को भागने पर मजबूर कर दिया था और इस अभियान में अली गौहर को इलाहाबाद और अवध के प्रांतपतियों ने भी समर्थन दिया था। 1857 के विद्रोह में बिहार के सर प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? अब सभी को पता ही एक ही हैं, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बाबू कुंवर सिंह जी हैं। चंपारण महात्मा गांधी ने प्रथम स्कूल किस स्थान पर स्थापित किया था? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बरहरवा लखनसेन में स्थापित किया था। अगले पर चलें। निम्नलिखित में किस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के समय बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, असहयोग आंदोलन के समय में। और आज इकोनॉमिक्स में कल इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ा है? गरीबी चैप्टर को कंप्लीट किया है, जिसमें गरीबी से संबंधित जितनी समितियां बनी हैं भारत में और कौन कौन से तरीके से गरीबियों को निपटाया जाता है, मतलब ख़त्म किया जाता है, निपटाना क्या है ना, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, तो उसको जाके आप लोग देखना, वो आपके प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। आप जो मुझे मैसेज करते हो ना बार बार, GS1 की तैयारी कैसे करें, GS2 की तैयारी कैसे करें, तो तैयारी शुरू करने की आप कोशिश तो कीजिए एक बार, है ना। पहली बात तो ये है कि तैयारी करने के लायक बनना पड़ता है बंधुओं, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं कोई किसी को बुरा लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कट टू कट हमेशा पॉइंट टू पॉइंट बोलता हूँ, बिल्कुल सटीक सही बोलता हूँ, समझ रहे हो ना। सबसे पहले आपको एक एस्पिरेंट बनना पड़ेगा ढंग का, आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा कंप्लीट रूप से। लूसेंट पढ़ के कोई BPSC का प्री पास कर सकता है, मेंस नहीं पास कर सकता है। आप लेक्चर्स को अटेम्प्ट कीजिए, मेरे मत कीजिए, मुझे अगर पसंद नहीं करते हो मेरे लेक्चर्स को तो कहीं भी और करो, लेकिन लेक्चर्स अटेम्प्ट करो, सिलेबस को कंप्लीट पढ़िए, उसके बाद पेपर लगाने बैठना। GS1 या GS2 का पेपर कैसे नहीं होगा यार? GS1 तो इतना ईजी है कि क्या बोलूं। GS2 में 2 4 5 अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाने बैठिए, है ना। कंप्लीट स्टडी जो लोग करते हैं ना, सिलेक्शन उन्हीं का केवल और केवल होता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। आप जो चाहोगे लूसेंट से 4 लाइन पढ़ लिया, 4 लाइन यूट्यूब से पढ़ लिया, 4 लाइन ऑनलाइन पढ़ लिया और आपका सिलेक्शन हो जाए तो प्री हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, BPSC का प्री इतना आसान है कि प्री हो जाएगा आपको, उसमें तो पेपर 2 भी नहीं होता CSET का। लेकिन आप मेंस में अटक जाओगे, क्योंकि मेंस का कट ऑफ बहुत ही हाई जा रहा है। हर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, किसी में ये इसकी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जनरल के लिए टफ है, सबके लिए टफ है भाई। SC गर्ल, ST गर्ल, इनके लिए बहुत टफ है, कोई आसान नहीं है BPSC का मेंस। तो इसलिए थोड़ा सा ढंग से तैयारी कीजिए, अपना नोट्स बनाइए ताकि आपको भटकना ना पड़े, कोई एक सोर्स को डिसाइड कीजिए। ओके, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं आजकल, इसलिए मैं थोड़ा सा समय लेके आपको बता रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो समय आपका ख़राब होगा। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 पहले पढ़ तो लें। निम्नलिखित किस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के समय बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी। 6 फरवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान JP किस जेल से फरार हो गए थे? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे JP। और इनके साथ फरार होने वाले मेरे गांव के भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, आप लोगों को मैं बता दूं, आज तक नहीं बताया था ना, चलो बताता हूँ। इनके साथ कौन कौन फरार हुए थे? रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद्र सोनार, शालीग्राम सिंह, ये सभी जेल से भाग गए थे। अब इनमें से कौन है मेरे गांव के, ये मैं नहीं बताऊंगा। औपनिवेशिक शासनकाल में भारतीय महिलाओं की दयनीय स्थिति पर पंडिता रमाबाई ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की थी? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हाई कास्ट हिंदू वुमेन। इसकी रचना किसने की है? पंडिता रमाबाई ने। भारतीय महिलाओं के दयनीय स्थिति पर इन्होंने किताब लिखा था, पंडिता रमाबाई ने। ओके, 18 कर लिया हमने। अगले पर चलें। और मदर इंडिया किसकी पुस्तक है? यहाँ पर बुक का नाम तो बता दूँ, ये है कैथरीन मेयो का, जिसने 1927 में इस बुक को लिखा, कैथरीन मेयो। ओके, इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी, ये किसकी बुक है? ये बुक है BR नंदा की। ओके, और वुमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, ये बुक है BC लॉ की, BC लॉ। फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर निम्नलिखित में किस वर्ष करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 1739 ईस्वी में। ओके, और इसने जब आक्रमण किया उस समय मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था उस समय मुगल शासक। ब्रिटिश भारत में लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत सर्वप्रथम किस देसी राज्य ने समझौते किए थे? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हैदराबाद ने किया था, फिर मैसूर आ जाएगा, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा, फिर बरार, फिर ग्वालियर। अगला है पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारी कोठी स्थापित की थी। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? कोचीन में। ओके,
अगला है कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दिल्ली दरबार का आयोजन, लॉर्ड लिटन, इंडियन रेलवे की शुरुआत, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सती प्रथा का उन्मूलन, नॉर्थ बुक, भारत की द्वितीय जनगणना, लॉर्ड रिपन। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली दरबार का आयोजन, लॉर्ड लिटन। ये बिल्कुल सही है। 1877 ईस्वी में जब पूरे भारत में भयानक अकाल पड़ा हुआ था, तब लॉर्ड लिटन ने भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। ओके, समझ में आ गई बात। अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने असहयोग आंदोलन के दौरान सिविल सेवा की नौकरी छोड़ दी थी? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष बाबू थे जिन्होंने छोड़ दिया था ये। निम्न में से किस रियासत को सैनिक कार्रवाई के सहयोग से भारत में शामिल किया गया था? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद को शामिल किया गया था। ऑपरेशन पोलो याद होगा सभी लोगों को। सरदार पटेल, पहले इन्होंने समझाया बुझाया, नहीं माने तो ऑपरेशन पोलो हुआ, फिर मिला लिया, फिर सरदार पटेल वहाँ से पर प्लेन से गए, हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरे और वहाँ का निज़ाम जो था वो हाथ जोड़ के बाहर खड़ा था। समझ रहे हो ना? निम्नलिखित घटनाओं से कालक्रम सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, कालक्रम के अनुसार से सुमेलित विकल्प जो है उनका चयन करना है हमें। आप लोगों को रोक कर करना है। मैं तो डायरेक्ट आंसर पर जाऊंगा क्योंकि मेरे पास आंसर रखा हुआ है ना। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रिप्स मिशन, फिर वेबल योजना, फिर कैबिनेट मिशन, फिर एटली की योजना आ जाएगी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942 है, वेबल योजना 45 है, कैबिनेट मिशन 46 है और एटली का घोषणा 47 है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं, यह कथन निम्न से किस नेता का है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय जी का ये कथन है। शेरे पंजाब कहा जाता है इनको। ओके, 19वीं सदी में हुए पबना विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल राज्य से है। भारत में प्रेस को नियंत्रित करने हेतु देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? अभी अभी उस गवर्नर का नाम आया था, गवर्नर जनरल वायसराय का लिट्टन। और ये कब था? तो ये था 1877 के आसपास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1878। गांधी अरविंद समझौते इनमें से किस मुद्दे पर सहमति नहीं बनी थी? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, पुलिस द्वारा जनता पर ज्यादतियों की जांच कराई जाए, इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हो गए, यह कथन किस इतिहासकार का है? 30 का आंसर हो जाएगा एपीजे टेलर ने यह चीज़ बोला था कि जलियांवाला बाग नरसंहार से पहले भारतीय लोग अंग्रेजों से नफरत नहीं करते थे उतना, है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजी शासन से भारत के लोग कट गए बिल्कुल ही, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद, है ना। यही इन्होंने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज़ादी से पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। कब लिया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के तट पर पंडित नेहरू ने झंडा फहराया था और पूर्ण स्वराज की उस दिन घोषणा हो गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलें। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी का समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन था किस तरह का? दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक? बड़ा ही खराब क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। साप्ताहिक। ओके, साप्ताहिक प्रकाशित होता था इंडियन ओपिनियन। 1857 के विद्रोह में शामिल होने के कारण मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली लाल किला है ना, वहाँ पर कभी आप घूमने जाओ अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो वहाँ पर 1857 म्यूजियम है, बेहतरीन म्यूजियम है। मतलब मैं गया था, मैंने देखा उसको, बहुत ही बेहतरीन है। आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना बढ़िया वहाँ पर म्यूजियम में उन्होंने रखा है। अगला, ब्रिटिश भारत में किस आयोग ने प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग स्थापित करने की सिफारिश की थी? तो स्ट्रेची आयोग ने बोला था कि प्रत्येक प्रांत में एक अकाल आयोग बनना चाहिए। ओके, स्ट्रेची आयोग कब आया था? वही लिट्टन के समय में ही, अभी जो बताया मैंने 1878 से 80 के आसपास। अभी मैंने बताया ना कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। पहली बात तो दिल्ली दरबार लोगों को नहीं पता होता है ना। जो बाहर से ब्रिटेन से क्या होता था, राजा महाराजा रानी महारानी आते थे, उनके लिए भारत में दरबार सजाया जाता था बिल्कुल अच्छे से, समझ रहे हो ना। उसी को दिल्ली दरबार कहा जाता। 2-3 बार आपने सुना होगा, दूसरी दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, तो यही सब था। ओके, तो जब अकाल पड़ा हुआ था ना, तो उसी समय में क्या हुआ था कि वो बड़ा भोज आयोजित कर रहा था और स्ट्रेची आयोग अकाल के लिए उसी के समय में बनाया गया था, स्ट्रेची आयोग। शक्तियों का पृथक्करण संबंधित है किससे? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? कर्नवालिस संहिता से संबंधित है। कर्नवालिस संहिता किसके लिए है? सिविल सर्विसेज जो आप देखते हो, IAS IPS, ये सब उसी का बनाया हुआ है, कर्नवालिस का। गुलाम भारत का, आज़ाद भारत का IAS IPS किसने बनाया है? सरदार पटेल साहब। ओके, 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 2015 शुरुआत हुई है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन के द्वारा, मार्च 1942। रटा होना चाहिए ये सब चीज़ें। ओके,
कभी किसी प्रशासक की जीवनी अगर पढ़नी हो ना, मन से प्रशासक कैसा होना चाहिए, किस तरह का आदमी का, लीडर का व्यक्तित्व कैसा होता है, तो सरदार पटेल जी की जीवनी जरूर पढ़िए। ये एक ही चीज़ मानते थे, पता है क्या? ये मानते थे साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से शासन करना आना चाहिए, समझ रहे हो ना? एक सख्त लीडर की छवि थी इनकी। ओके। कर्नाट वंश के संस्थापक और अंतिम शासक के युग्म की निम्नलिखित में से पहचान करें। तो 51 का क्या आंसर हो जाएगा? नान्यदेव और हरि सिंह जो हैं प्रथम और अंतिम शासक हैं। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इस शासक का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु के कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हुई थी। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन कितनी समितियों द्वारा चलाया जाता था? 53 का आंसर हो जाएगा 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता था, और 6 समिति में 5-5 मेंबर होते थे, यानी कि 30 लोगों द्वारा पूरे शहर को चलाया जाता था। मौर्यकालीन बारावर की गुफाओं की अवस्थिति के वर्तमान में किस जिले में है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। और ये कहाँ पर है? तो इसमें दिया हुआ है कि जहानाबाद में है। मौर्यकालीन बारावर और नागार्जुन की पहाड़ी वर्तमान में जहानाबाद जिले में है। सम्राट अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने बारावर और नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण करवाया। इन गुफाओं में अशोक के शिलालेख भी मिलते हैं। सर्वप्रथम अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए यहाँ गुफा का निर्माण करवाया। बारावर में लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा है। वही नागार्जुनी पहाड़ी पर गोपिका गुफा, वापियाका गुफा, वेदाथिक गुफा का निर्माण किया गया है। तो ये किस जिले में है? तो मैंने पूरा पढ़ के भी एक एक एक्सप्लेनेशन का लाइन बाय लाइन पढ़ दिया। जहानाबाद जिले में। विद्यापति किस शासक के दरबारी कवि थे? तो 55 का आंसर हो जाएगा महाराजा शिव सिंह के दरबार कवि थे। और विद्यापति जो है मैथिली कोकिल कहा जाता है इनको, मतलब बहुत ही अद्भुत लेखक हैं। और मैं पढ़ देता हूँ। विद्यापति महाराज शिव सिंह के दरबारी कवि थे। शिव सिंह का संबंध तिरहुत के वैनवार वंश से है। विद्यापति को मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति की रचनाओं में कीर्तिलता, गौरक्षा विजय, पदावली, भू परिक्रमा, गंगा काव्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सागर आदि हैं। बहुत सारी रचनाएं हैं इनके। मुख्य रूप से शिव के नचारी संबंधी जो लोकल फोक आर्ट है, फोक गीत है, वो यही है। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रशासन नियुक्त किया था, प्रशासक? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? दरिया खां नुहानी को। इस तरह के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए। गलत हो रहे हैं तो रिवीजन कीजिए अच्छे से। पटना में 1857 के विद्रोह को निम्नलिखित किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? तो इसका आंसर, इसका नाम था विलियम टेलर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बंधुओं। 1909 में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित किस स्थान पर हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा में हुई थी बॉयज एसोसिएशन की स्थापना। और इस संगठन के संस्थापक अध्यक्ष सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। प्रथम बैठक की अध्यक्षता अशफाक खां ने की थी। क्लियर हो गया? ब्रिटिश सरकार ने चंपारण कृषक अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में। अगला है यूरोपीय भाषाओं, संस्कृत और ईरानी भाषा में समानता के सिद्धांत को निम्नलिखित किसने प्रतिपादित किया था? तो 60 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इन्होंने की थी। ओके, निम्नलिखित रचनाओं उनके लेखक के जोड़े में कौन सा सुमेलित नहीं है? विक्रमांगदेव चरित विल्हन, मूसिक वंश अतुल, राजतरंगिणी कलहन, रामचरित संध्याकर नंदिनी। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई। सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। हड़प्पाई लोग कृषि में प्रयोग करते थे किस चीज़ का? तांबे का हल, लकड़ी का हल, कांसे का हल, लोहे का हल। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी का हल प्रयोग करते थे। लोहे का ज्ञान नहीं था हड़प्पा वासियों को। ऋग्वैदिक काल में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? पुरोहित होता था। बौद्ध और जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन को चुनना है। आप वीडियो पॉज करके चुनिए। मैं आंसर आप बता रहा हूँ डायरेक्ट। डी है कि गंगा घाटी में नवविकसित भौतिक सुविधाओं का समर्थन, यही गलत है। इनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के निम्नलिखित में से यही गलत है। असत्य पूछा है, डी आंसर हो जाएगा। ओके, ABC तीनों सत्य बोला है कि इन दोनों ने ही भौतिक सुविधाओं का विरोध किया था, ये तो पता ही है। किस वंश के शासनकाल में शूद्र और स्त्रियों को रामायण, महाभारत और पुराण को सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो 65 का आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के शासनकाल में ये चीज़ अधिकार प्राप्त हुआ था। निम्न में से किस मध्यकालीन शासक के काल में श्रीलंका के राजमुकुट व राज चिन्ह पर कब्जा कर लिया गया था? तो 66 का आंसर हो जाएगा ये राजेंद्र प्रथम था, जिसने श्रीलंका तो छोड़ो इंडोनेशिया तक पर कब्जा कर लिया था। राजेंद्र प्रथम, राज प्रथम का पुत्र। किस चौहान शासक ने अजमेर को बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो 67 का आंसर हो जाएगा विग्रह राज था, जिसने अजमेर को बसाया और उसको अपनी राजधानी बनाया था। पृथ्वीराज चौहान के वंश का है। ओके, और इसने अजय मेरू, जिसका नाम अभी अजमेर है, वहाँ पर कब्जा किया था। और एक संस्कृत महाविद्यालय और अन्नागार झील का भी निर्माण करवाया था इन्होंने। ओके,
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बलबन ने रक्त और लौह की नीति किसके खिलाफ अपनाई थी? 68 का क्या आंसर हो जाएगा? दिल्ली की सीमा तक लूटपाट करने वालों के खिलाफ अपनाई थी उसने रक्त और लौह की नीति। किस मध्यकालीन शासक के लिए कहा गया है कि जहां पनाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी? तो ये नसरुद्दीन महमूद के लिए कहा गया है। ओके, और इसकी मृत्यु क्या बोला गया है इसमें कि नसरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 तक था। ओके, और इसमें बताया गया है कि इसके काल में स्थितियां विपरीत हो गई थी। सूबे के सूबेदार स्वतंत्र हो गए थे। सुल्तान दिल्ली के आसपास एक छोटे से इलाके का स्वामी होकर रह गया था। एक मस्खरे से नसरुद्दीन महमूद के बारे में कहा भी था कि जहां पनाह दिल्ली के सुल्तानों की पदवी, सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैले हुए। पालम क्या है? तो पालम हवाई अड्डा है दिल्ली में, वहाँ तक। निम्नलिखित में किस युद्ध से पूर्व बाबर ने स्वयं को पक्का मुसलमान दिखाने के लिए शराब की खरीद बिक्री पर प्रतिबंधित कर दिया था? इसने जिहाद की घोषणा कर दी थी, मतलब हिंदुओं के खिलाफ युद्ध का नाम दे दिया था, जबकि वो एक राजनीतिक युद्ध था। ये सब तरीके होते हैं अपनी सेना में मोटिवेशन बनाने के या उनको उत्साहित करने के। इसने शराब के जितने कंटेनर होते हैं सबको उड़ेल दिया था, बोला था कि आज से कोई शराब नहीं पिएगा, आज से मैं सच्चा मुसलमान हूँ। बाबर ने ऐसा कहा था। उससे पहले शराब और अफीम चीप था एक नंबर का। तो 70 का क्या आंसर हो जाएगा? खानवा का युद्ध इस पहले इसने बोला था। कोई मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं बोलता हूँ, मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मेरे लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल है। समझ रहे हो ना? मुझे पता है सच्चाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तरीके होते हैं, देखो युद्ध जीतने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी ने क्या घोषित किया था? मराठा विस्मृता किया। उन्होंने बोला कि मराठों की इज्जत मिलना चाहिए, मराठा शक्ति को उन्होंने बिल्कुल मराठा के नाम पर सब कुछ किया, उन्होंने सब कुछ किया। छत्रपति शिवाजी ने तो सूरत की लूट भी की है ना, ये भी तो इतिहास ही है। तो क्यों? क्योंकि हमें मराठियों को ऊपर ले जाना है। इसी तरह से बाबर को जब युद्ध जीतना था, उसने क्या बोला? हम जिहाद कर रहे हैं, हम इस्लाम के लिए युद्ध कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? इससे क्या होगा? धर्म के नाम पर लोग अक्सर एक हो जाते हैं, समुदाय के नाम पर एक हो जाते हैं, राज्य के नाम पर एक हो जाते हैं। ये सब एक करने का टेक्टिक होता है लीडरों का। ओके, तो उसने किस युद्ध के पहले बोला था? तो खानवा के युद्ध के पूर्व बोला था उसने कि शराब छोड़ दो, हम सच्चे मुसलमान हैं, हम जिहाद पर चले हैं। और खानवा का युद्ध किसके किसके विरुद्ध हुआ था? तो राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था। भारत में सबसे ज़्यादा जिसने बाबर को परेशान करके रखा था ना, वो राणा सांगा था। बहुत ही बलशाली शासक था राणा सांगा, और युद्ध में बाबर को बिल्कुल पानी पिला दिया। तो उसने अंत में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई जिसके कारण राणा सांगा हार गया था युद्ध। अपने ही लोगों ने उसको धोखा दे दिया था, नहीं तो बाबर आज भारत से विदा हो जाता। यही था सच्चाई, इतिहास यही है। आगे बढ़ते, किस मुगल शासक के काल में दरबार में यूरोपीय चित्रकला का चलन शुरू किया गया था? 71 का क्या आंसर हो जाएगा? ये अकबर थे जिसके समय में शुरू किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने औपचारिक रूप से भारत में अपना व्यापार किस वर्ष प्रारंभ किया है? तो 72 का आंसर हो जाएगा। 1613 ईस्वी में शुरू किया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार भारत में। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों और निजाम ने मैसूर का साथ दिया था? तो 73 के क्या आंसर हो जाएगा? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में साथ दिया था। निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल के द्वारा लड़े गए युद्ध ने कंपनी पर भारी आर्थिक बोझ डाला और इस कारण से उसे वापस बुला लिया गया? तो ये था लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, 1798 में ईस्वी में आया था, 1798 में। ओके, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि वाला, अब तो याद आ गया होगा। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक निम्न से कौन है? 75 का क्या आंसर हो जाएगा? विलियम जोन्स हैं। आगे बढ़ें। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल में जमींदारों के हाथ से पुलिस का काम लेकर थाना शुरू कर दिया गया? तो 76 का आंसर हो जाएगा। 1793 में। इसी समय कर्नवालिस आया था, इसने पुलिस और प्रशासन सब कुछ को सही किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारियों को सोसाइटी ऑफ ट्रेड के तहत निम्न से किस एक वस्तु के व्यापार का एकाधिकार नहीं था? तो इसका आंसर था वस्त्र। वस्त्र के व्यापार पर इनका एकाधिकार नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारियों को। प्रांतों की कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस कारण से 1939 में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था? तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया गया था, कांग्रेस से पूछा भी नहीं था, भारत की सलाह भी नहीं ली गई थी। ब्रिटिश भारत निरंकुश सरकार का समर्थक था कौन? तो 79 का क्या आंसर हो जाएगा? चार्ल्स वुड। 1861 में संसद में इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए तत्कालिक भारत सचिव चार्ल्स वुड ने कहा 1861 ईस्वी में कि सारे अनुभव हमें यह बताते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरे जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है। समझ रहे हो ना बात? औपनिवेशिक मानसिकता है ये। मित्र मेला संघ के संस्थापक कौन थे? तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? विनायक दामोदर सावरकर जी। इनका नाम काफ़ी ज़्यादा विवाद में रहता है आजकल। ओके, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ था? 81 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 मार्च 1931 ईस्वी को संपन्न हुआ था।
रैयतवारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन गलत हैं? 82 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के सबसे कम क्षेत्रों पर लागू थी, यही स्टेटमेंट सबसे गलत है। महालवारी व्यवस्था जो थी ना वो सबसे कम क्षेत्रों पर लागू थी, सबसे अधिक पर जमींदारी व्यवस्था लागू थी, उसके बाद से रैयतवारी थी, ओके, और उसके बाद था वो महालवारी। नहीं, यहाँ पर एक सुधार करता हूँ मैं, क्या रैयतवारी सबसे ज़्यादा भागों पर लागू थी, लगभग में 51%, है ना। उसके बाद से जमींदारी थी, जमींदारी व्यवस्था, उसके बाद से महालवारी थी। रैयतवारी व्यवस्था मूल रूप से कहाँ पर शुरू किया गया था? तो अगर हम देखें तो मूल रूप से इसको मद्रास प्रांत में शुरू किया गया था, और जमींदारी व्यवस्था तो बंगाल प्रांत में मूल रूप से शुरू किया गया था, लेकिन उत्तरी कर्नाटक और असम के भागों में भी लागू था। ओके, अब महालवारी जो है वो पंजाब और संयुक्त प्रांत जो है यूपी जो है अभी का, इन सब इलाकों में शुरू किया गया था। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 82 का सी। किसी को भू राजस्व व्यवस्था डिटेल में पढ़ना हो, हिस्ट्री लेक्चर नाम का एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें मैंने अपने नोट्स से वीडियो बना कर पढ़ाया है, तो उसको जाकर जरूर देखना अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना हो मेंस के लिए। तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रथम अध्यक्ष निम्न से कौन थे? 83 का आंसर हो जाएगा मनीष चंद्र नंदी। ओके, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी हिंदू महासभा की। 84 पर चलते हैं। सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात निम्न से किसने की थी? 84 का आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने की थी। 1930 में मुस्लिम लीग ने इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद इकबाल ने इस चीज़ को रखा था, जिसने सारे जहाँ से अच्छा लिखा उसी ने। 85 है इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, यूनाइटेड इंडिया हाउस, पेरिस इंडिया सोसाइटी, इसको मैच करना है। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसकी स्थापना 1905 में की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में। ओके, इंडियन होम रूल सोसाइटी। अगला है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तो इसकी स्थापना किसने की थी? 1907 में द्वारकानाथ दास जी ने की थी अमेरिका में। यूनाइटेड इंडिया हाउस, इसकी स्थापना किसने की थी? तो तारकनाथ दास और GD कुमार ने अमेरिका में इसकी स्थापना की थी। पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना मैडम भीकाजी कामा ने कहाँ पर किया था? इसकी स्थापना पेरिस में किया था इन्होंने 1905 ईस्वी में। सबका बता दिया मैंने, मैच हो गया होगा। इसका आंसर दिया हुआ 85 का आंसर दिया हुआ डी। अगले पर चलते हैं। लंदन में भारतीय सुधार समिति किसने गठित की थी? 86 का आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी ने इसको गठित किया था 1887 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 1 अक्टूबर 1919 को हंटर समिति का गठन किया गया। इस समिति में से कौन भारतीय सदस्य समूह भी शामिल था? हंटर समिति में भारतीय सदस्य भी कुछ शामिल थे, उन्हीं का नाम पूछा है। इनका नाम था चिमन लाल सीतलवाद, जगत नारायण और साहबजादा। इसका आंसर सी हो जाएगा। और जलियांवाला बाग की जांच के लिए कांग्रेस ने भी एक समिति बनाई थी मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में। निम्न से किन के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हुआ था? 88 का क्या आंसर हो जाएगा? 88 का आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर। इसका आंसर कहाँ गया? ए आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर। MR जयकर हिंदू महासभा से थे और तेज बहादुर सप्रू तो लिबरल से थे। 1801 में किस क्षेत्र के शासक ने सहायक सेना के लिए पैसा अदा नहीं करने के कारण अपना आधा इलाका कंपनी को दे दिया था? 89 का आंसर हो जाएगा अवध का इलाका था ये। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो 90 का आंसर हो जाएगा 1901 ईस्वी में की थी। और इसको खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया? तो 1884 ईस्वी में एओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी, जिसका 1885 में दादा भाई नौरोजी ने बोला कि इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करना चाहिए। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? कराची अधिवेशन 1931, और सरदार पटेल जी इसके अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन था? सहायक संधि की बात कर रहा है, यानी कि वेलजली के समय में जो हुआ था उसकी बात कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तुहफात उल मुआवधीन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको फैक्ट को याद जरूर कर लेना इस बार। ओके, इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तुहफात उल मुवाहिदीन, इस पुस्तक को राजा राम मोहन राय जी ने अरबी भाषा में लिखा था। अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी इन सब के विद्वान थे राजा राम मोहन राय जी। इस पुस्तक में मूर्ति पूजा के विरुद्ध लेख थे। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है।
महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो महादेव गोविंद रानडे हैं, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे ये, और गोपाल कृष्ण गोखले किनके गुरु थे? तो महात्मा गांधी जी के गुरु थे। ओके, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्य रहे हैं, और विधवा विवाह संघ की भी इन्होंने स्थापना की थी। मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी? तो छठा का आंसर दिया है कि 1, 2 और 4 इसमें से सत्य है, यानी कि प्रांतीय स्वशासन, अखिल भारतीय संघ और भारत परिषद की समाप्ति। 1, 2, 4 इसका सही आंसर होगा। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 एक्ट में लाया गया था। अगला मैच करना है आपको, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, तत्वबोधिनी सभा, खुदाई खिदमतगार। तो खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। तत्वबोधिनी सभा कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी। तो ए का 2 होगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है इस बुक में बी। ओके, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय दिया है, और तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर दिया हुआ है। इस बुक में तत्वबोधिनी सभा जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर। ओके, तो यहाँ पर करेक्शन करते हैं, एक जगह मैंने ऊपर नीचे कर दिया। तत्वबोधिनी सभा जो है इसके हैं देवेंद्रनाथ टैगोर जी, देवेंद्रनाथ टैगोर जी, और ब्रह्म समाज के तो हैं ही राजा राम मोहन राय जी, है ना। तो ब्रह्म समाज ही बाद में जब राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु होती है तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी संभालते हैं, लेकिन संस्थापक सदस्य चूंकि पूछा है यहाँ पर, तो इसका तत्वबोधिनी सभा में देवेंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे, और ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय जी का नाम आएगा। आर्य समाज में दयानंद सरस्वती जी, खुदाई खिदमतगार में खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ब्रह्म समाज संस्थापक राजा राम मोहन राय जी, उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर जी इसको कैरी करते हैं। निम्नलिखित में किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट की संज्ञा दी थी? तो लाला लाजपत राय जी ने ये कहा था, सुरक्षा कपाट है ये। ओके, हार्डीमन ने गांधी जी के नेतृत्व में हुए किस आंदोलन को वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा था? तो 9 का आंसर हो जाएगा, खेरा किसान सत्याग्रह को हार्डीमन ने बोला था कि ये वास्तविक किसान सत्याग्रह है। ओके, चंपारण सत्याग्रह के बारे में असत्य कथन को चुनना है हमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूं, आपको क्या करना है कि आपको इसको वीडियो पॉज करके करना है। तो 10 का आंसर इसमें डी दिया हुआ है जो असत्य है। तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों से अवैध वसूले गए धन का 50% भाग वापस कर दिया गया, ये यहाँ पर गलत है। 25% भाग उनको वापस कर दिया गया था किसानों को। लेनिथगो आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो 11 का आंसर हो जाएगा, 11 का आंसर दिया हुआ इसमें कृषि सुधार से था। इस लेनिथगो की अध्यक्षता में एक राजकीय कृषि आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति की समीक्षा करना था, और लेनिथगो आयोग का गठन 1928 में वाइसराय लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। जब इरविन था भारत में वाइसराय, उस समय लेनिथगो आयोग का स्थापना किया गया था। अगला, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? किस मुगल बादशाह के समय में दिल्ली पर अधिकार हो गया था? तो 12 का आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ओके, ये आंसर हो जाएगा। 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई थी। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। भू राजस्व का पंचसाला बंदोबस्त के शासनकाल में शुरू हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में शुरू किया गया था पंचसाला बंदोबस्त, जिसको इस्तेमरारी बंदोबस्त भी व्यवस्था भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इस्तेमरारी बंदोबस्त। और इसमें बताऊं मैं, इसी का विस्तार था। देखो इसमें पंचसाला लिखा हुआ है ना, 5 वर्षों के लिए था, लेकिन जमींदारी व्यवस्था जिसको अस्थायी भू व्यवस्था भी कहते हैं, जो कर्नवालिस के समय आता है, उसमें इस 5 वर्ष के प्रावधान को खत्म कर दिया जाता है और उसमें अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की जाती है। ओके, क्लियर हो गया। और पंचसाला बंदोबस्त को कब समाप्त कर दिया गया? तो 1777 ईस्वी में इसको खत्म कर दिया गया। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसके द्वारा किया गया था? ये मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया है, डॉक्टर VKRB राव के द्वारा किया गया था। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और सबसे पहले आकलन अगर पूछेगा बिना वैज्ञानिक के यहाँ पर, तो दादा भाई नौरोजी हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है वैज्ञानिक आकलन, तो डॉक्टर VKRB राव। पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा काली मिर्च का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता था? 15 का आंसर हो जाएगा बी, कोंकण तट से, यानी कि कर्नाटक और गोवा, महाराष्ट्र का कुछ भाग जो है वो उसको बोलते कोंकण तट।
1882 ईस्वी में भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यालय कहाँ पर खोला गया? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, अडयार में खोला गया था। अडयार चेन्नई के समीप में है, वहीं पर खोला गया था, मद्रास में। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो स्वामी विवेकानंद को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। डॉक्टर डीएवी कॉलेज की स्थापना हंसराज ने की। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई ने की। और सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रभाषा का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से ज़्यादा। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वामी विवेकानंद को मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, यही गलत है। दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। किनको? दयानंद सरस्वती जी को। दिल्ली दरबार में वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? रास बिहारी बोस ने फेंका था। ओके, रास बिहारी बोस बम फेंक कर भाग गए थे और इस कांड में अभियुक्त अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद चंद, बसंत कुमार आदि पर दिल्ली षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासना कांड प्रसिद्ध हुआ था, इसका संबंध किस राज्य से है? तो 19 का आंसर हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में धरासना, जहाँ पर सरोजिनी नायडू और इमाम साहब और ये सब गए थे। मानिकलाल जो हैं गांधी जी के पुत्र, ये सब आंदोलन करने गए थे नमक सत्याग्रह के लिए। नमक की फैक्ट्री थी और वहाँ पर अंग्रेजों ने बहुत मारा था इनको, लेकिन उन्होंने सत्याग्रह के तौर पर हाथ नहीं उठाए थे उन पर, है ना। भू राजस्व के आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा लागू की गई थी? आईने दहसाला किसके द्वारा लागू की गई थी? ये टोडरमल था। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, टोडरमल। और ये पता है आपको, सबसे पहले लागू किया गया था शेर शाह के समय में, उसके बाद टोडरमल ने अकबर के समय में दहसाला प्रणाली को लागू किया। और दहसाला प्रणाली की सबसे बड़ी खासियत बताता हूँ मैं टोडरमल के हिसाब से। इसका जब भी पूछे तो अकबर के समय में लागू किया गया यही बोलना है आपको, टोडरमल ने लागू किया यही बोलना है आपको। क्या था ये? 10 वर्षों के उपज का एवरेज प्राइस निकाल लेंगे हम, है ना। हर जगह का अलग अलग एवरेज उपज और एवरेज प्राइस निकाल लेंगे और उस आधार पर 30% के करीब में कर लगाया जाता था। यही था दहसाला प्रणाली। हर इलाके का, जैसे मान लो बिहार प्रांत है एक पूरे भारत का, तो बिहार प्रांत के पिछले 10 सालों के उपज और उसका एवरेज प्राइस निकालेंगे और उस आधार पर हम लोग क्या करेंगे? उस आधार पर हम लोग कर लगाएंगे। यही था दहसाला प्रणाली। टोडरमल इसका जनक माना जाता है। इसका आंसर बी होगा। प्रसिद्ध मस्जिदों एवं उससे संबंधित शासक निर्माणकर्ता के युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा मस्जिद किसने नहीं बनवाया? 21 का आंसर दिया हुआ है कि ई दिया हुआ है। सुमेलित दिए गए सभी मस्जिद और सभी शासकों की सूची सुमेलित है, बिल्कुल ही सही है सारे के सारे। उषा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी ने बनाया, मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी ने, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने, जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। ओके, निम्न से किस शासक के सिक्के पर हिंदू देवी लक्ष्मी के आकृति अंकित थी? तो 22 का आंसर हो जाएगा, महमूद गौरी के सिक्के पर थी, है ना। लक्ष्मी, नंदी की आकृति, बहुत सारे देवी देवताओं की आकृति थी महमूद गौरी के सिक्कों पर। क्यों थी? तो इसने जब कब्जा किया ना उस पर, पृथ्वीराज द्वितीय को हराया, तो उसके जो सिक्के थे ना उसी को इसने कुछ दिन जारी किया चलाने के लिए। ऐसा कोई उदार शासक नहीं था कि हिंदू देवी देवताओं के सिक्के छापे, उसी के सिक्कों को यूज़ करता था, इसलिए उसके सिक्के पर देवी देवताओं के चित्र थे। हमें जर्जर तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? 23 का आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा विजेता, जिसको एक देवदास के रूप में मूवी में दिखा के बर्बाद कर दिया उस कैरेक्टर को, बाजीराव प्रथम। भारत का सबसे बड़ा विजेता है ये, समझ रहे हो ना। बहुत ही बलशाली। किस शासक ने किस स्थान से प्राप्त अशोक के अभिलेख में 2 भाषाओं आरामाइक और ग्रीक का प्रयोग किया गया है? तो 24 का आंसर हो जाएगा, सर एकुना कंधार से जो मिला है उस पर आरामाइक और ग्रीक भाषाओं का प्रयोग किया गया है। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजन के समय में शासकों का प्रथम से शुरू करके सही क्रम लगाना है। जो 4 आयोजन हुए हैं उनको आपको क्रम में लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अजात शत्रु, काला शोक, अशोक और कनिष्क हो जाएगा। अब इसके टाइम पीरियड क्या है वो मत बताओ मुझे, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं और इनकी संगतियां जो हो कहाँ कहाँ पर हुई है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। आपको याद हो जाएगा, यकीन मारना, कमेंट जरूर करना इसको लेकर। वासुदेव के सम्मान में किस शासक ने गरुड़ स्तंभ को स्थापित करवाया था? 26 का आंसर हो जाएगा डी, हेलियोडोरस था जिसने स्थापित करवाया था। ओके, और ये कहाँ पर स्थापित करवाया था? विदिशा में स्थापित करवाया था। ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो एमपी में है। गाथा सप्तशती निम्नलिखित किसकी रचना है? तो गाथा सप्तशती को हाल ने लिखा है। हाल नाम का शासक है संतवाहन वंश का, और इसने लिखा है गाथा सप्तशती नामक पुस्तक। सातवाहन जो थे, जिनको आंध्र भी कहा जाता है, आंध्र सातवाहन, उन्होंने ही किया है।
वाकाटक वंश का स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? 28 का आंसर हो जाएगा सी, विंध्य शक्ति को दिया जाता है। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति ने की थी स्थापना, जबकि इसका वास्तविक संस्थापक प्रवरसेन प्रथम को माना जाता है। वाकाटक वंश में सम्राट की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक प्रवरसेन ही था। तो किसने स्थापना की थी? तो विंध्य शक्ति ने। मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? मनेरपटना में है। ओके। पाल वंश के पतन के बाद बिहार में किस जनजातीय राजवंश का उदय होता है? तो बिहार में एक जनजातीय राजवंश का उदय होता है जो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला चीज़ था। ये था चेर वंश, चेर राजवंश। चेर राजवंश का उदय पाल वंश के पतन के पश्चात हुआ। इसके राज्य का क्षेत्र कौन सा था? तो सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू और शाहबाद तक। और चेर राजा फूलचंद्र ने जगदीशपुर मेले की शुरुआत की थी। जो चेर राजा था फूलचंद्र, उसने जगदीशपुर में जो मेला लगता है उसकी शुरुआत की थी। प्रथम शताब्दी में अश्वघोष के प्रसिद्ध विद्वान डैश के प्रसिद्ध विद्वान थे। अश्वघोष कहाँ के थे? तो 31 का आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र के थे। लेकिन जब कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर कब्जा किया तो अश्वघोष को अपने साथ लेकर चला गया। साथ में बुद्ध भगवान का कमंडल भी साथ में लेकर गया था। ओके। अगला है, निम्न से किस शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने हराया था सिकंदर के वगैरह जो भी सिकंदर छोड़ के गए थे शासक, सबको हराकर भारत पर भारतीयों का शासन स्थापित किया था सबसे पहली बार। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं बिहार के किस प्रेस से प्रकाशित होती थी? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? खड़ग विलास प्रेस से प्रकाशित होती थी, खड़ग विलास प्रेस। ओके। और बस इसमें यही दिया हुआ है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो एक रचना है ना, नाटक भारत दुर्दशा, वो बहुत ही फेमस है, उसको ज़रूर देखना कहीं यूट्यूब पर सर्च करके, भारत दुर्दशा। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? तो 34 का आंसर दिया हुआ द बिहार हेराल्ड। आज तो आसान आसान क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। चलो फिर से मैंने बोल दिया आसान या कठिन क्वेश्चन, गलती की मैंने, चलो कोई नहीं, इतना माफ़ करना। ताना भगत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन है? तो 35 का आंसर हो जाएगा जतरा भगत। भारत में शून्य आधारित बजट खेती का प्रारंभ कब होगा? नहीं, यहाँ पर ये दिया है कि कोई भी बजट जो होता है ना, तो उसको हम क्या मानते हैं। जो शून्य आधार बजट का पहले मतलब बता देता हूँ, फिर आप लोग समझ जाओगे। जैसे पिछले वर्ष मान लो 100 रुपया रखा गया बजट के लिए, इसमें से 5 रुपया बच गया, सामान्य से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस साल हम इस 5 रुपये को लेकर बजट नहीं बनाएंगे। इस साल हम फिर से 0 से बजट बनाएंगे, 0 से 100 के लिए बजट बनाएंगे और उसके हिसाब से चलेंगे। इसको क्या बोला जाता है कि पिछले साल के सारे बकियौती को ख़त्म करके फिर से शुरू से शून्य से बजट बनाना, इसी को शून्य आधारित बजट कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1987-88 ईस्वी से शून्य आधारित बजट का प्रारंभ किया गया है। ओके। अनवरत योजना की क्रियान्वयन अवधि क्या थी? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, 1978 से 80 तक थी। पर किस योजना के तहत भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना की गई थी? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? जिम्मरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी की स्थापना की गई थी। 1915 में जर्मनी के विदेश मंत्री की मदद से जिम्मरमैन योजना के तहत भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना की गई थी। इसके गठन के पीछे वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल थे। क्लियर हो गया। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के संदर्भ में असत्य कथन को आप लोगों को बताना है, और इसको मैं डायरेक्ट आंसर पर जाता हूँ। आपको सारे स्टेटमेंट पढ़िए, वीडियो पॉज करके, उसके बाद इसका आंसर बताना है। इसमें असत्य कथन दिया है कि दिल्ली को 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी बनाया गया था, ये गलत दिया है। इसमें दिया हुआ है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान सरकार ने घोषणा की कि बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। 12 दिसंबर 2011 को ब्रिटिश साम्राज्य के जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की, और 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली को घोषित किया गया। 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, तो इसलिए इसका आंसर डी गलत है। अगला है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ ई, तेज बहादुर सप्रू और बी आर अम्बेडकर जी थे, इन्होंने तीनों में ही भाग लिया था। कांग्रेस ने तो केवल दूसरे वाले अधिवेशन में भाग लिया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले हो जाएंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में संविधान सभा की स्थापना किस योजना के तहत हुई है? तो 35 का आंसर सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत।
निम्नलिखित घटनाओं क्रांतिकारियों की सूची को सुमेलित करना है। दिल्ली बम केस, ओ डायर हत्याकांड, जैक्सन की हत्या, सैंडर्स की हत्या, कर्जन वाइली की हत्या। तो इसको मैच करते हैं। दिल्ली बम कांड में कौन कौन आएंगे? सचिन नाथ सान्याल आ जाएंगे और रास बिहारी बोस भी थे इसमें शामिल। ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो ओ डायर को उधम सिंह जी ने मारा था लंदन में। जैक्सन की हत्या किसने की थी? तो अनंत कन्हेरे ने हत्या की थी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह जी का नाम आता है। कर्जन वाइली को मदन लाल ढींगरा ने लंदन में गोली मार दिया था। सबका मैच हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 5 और ई का 4 हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। निर्वासन में भारत की पहली अनंतिम सरकार के बारे में कौन सा कथन गलत है? निर्वासन में तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है ई आंसर, यानी कि सरकार के प्रधानमंत्री अब्दुल खान सिंधी थे, ये भी गलत है। और इसका आंसर सी भी गलत है, सरकार के गृह मंत्री बरकतुल्ला खान थे। इसमें दिया हुआ है कि कथन बी और सी सत्य हैं, असत्य हैं। भारत की पहली अनंतिम सरकार 1 दिसंबर 1915 को काबुल में स्थापित की गई थी। इसके सदस्य कौन कौन थे? अध्यक्ष थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, 1915 में जो स्थापित हुआ था। प्रधानमंत्री थे मौलाना बरकतुल्ला खान और गृहमंत्री थे अब्दुल्ला खान सिंधी जी। काबुल में स्थापित हुई थी और इसको जर्मनी और रूस ने मान्यता भी दी थी। ओके, पहली निर्वासित सरकार थी भारत की। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया गया? 39 का आंसर हो जाएगा ए, मद्रास 1927 में। विजय कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 39 ना, 1 मिनट रुक जाओ, 40 यहाँ पर है, थोड़ा सा होच-पोच हो रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान यंग हस्बैंड प्रतिनिधि मंडल को किस देश या राज्य में भेजा गया था? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? तिब्बत में भेजा गया था। 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय तिब्बत भेजा गया था यंग हस्बैंड प्रतिनिधि मंडल को। क्लियर हो गया। क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए मानिकतल्ला नामक समूह का गठन किसने किया था? तो 41 का आंसर हो जाएगा बरिंद्र घोष ने किया था। 1946 के शाही नौसेना विद्रोह के समय भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन थे? 42 का आंसर हो जाएगा एडमिरल गैड्रेफ थे, एडमिरल गॉड्रेफ। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। फैजपुर में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा एनजी रंगा ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका तत्काल उत्तराधिकारी कौन बना था? तो 45 का आंसर हो जाएगा आराम शाह बना था। आराम शाह दिल्ली सुल्तान में गुलाम वंश का शासक था और वह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सत्ता में आया। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद लाहौर के रईसों ने जल्दबाजी से उसे दिल्ली का शासक बना दिया, लेकिन वह अक्षम निकला। इसके बाद इल्तुतमिश शासक बन गया था और इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी, जिसको चालीसा दल भी कहा जाता है, इसी की मदद से शासन को हथियाया था। और चालीसा दल को ख़त्म कौन करेगा? तो बलबन ख़त्म करता है। मध्यकालीन शब्दावली में से संबंधित असत्य कथन कौन से हैं? इसका 46 का आंसर, डायरेक्ट मैं आंसर पर जा रहा हूँ। दीवाने खालसा पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, ये गलत है। दीवाने खालसा राज्य के सीधे नियंत्रण में जो भूमि होती थी, शाही भूमि इसको कहा जाता था। किस विजय की स्मृति में अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाज़ा 1602 ईस्वी में अकबर ने बनाया था। 1604 में तो इसकी मृत्यु हुई हो गई। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य की नींव किस नदी के तट पर रखी गई थी? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी हरिहर और बुक्का ने, हरिहर और बुक्का। ओके, निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने महमूद गजनवी से पराजित होने के बाद आत्महत्या कर लिया था? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? जयपाल था ये शासक। राजशेखर के अनुसार डैश नदी आर्यावर्त और दक्षिणापथ को विभाजित करती है। राजशेखर जिन्होंने काव्य मीमांसा लिखा है। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी है ये। राजशेखर जी की और भी बहुत सारी कृतियां हैं, जिन्हें बाल रामायण है और काव्य मीमांसा है ना। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, यह किस नदी के किस वेद का भाग है? वर्ण व्यवस्था तो ये ऋग्वेद का भाग है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है पुरुष सूक्त में कि वर्ण व्यवस्था का बात। और आपको पता है दूसरे मंडल से 7वें मंडल जो है ऋग्वेद का, वो प्राचीन है। बाकी पहला 8वां 9वां और 10वां मंडल जो है बाद में लिखा गया है। तो 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की बात की गई है और इसी में बताया गया कि ब्रह्मा जी के पैरों से अलग जाति का जन्म हुआ और मस्तिष्क से अलग जगह जन्म हुआ, बाहु से अलग का जन्म हुआ, ये बताया गया। पुरुष सूक्त यही है। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, सुरकोटदा।
बुद्ध के जीवन और उनसे संबंधित चीज़ों को मैच करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृत्यु। इसको किससे मैच करते हैं? तो स्तूप, 1 का 4 हो जाएगा। उसके बाद से त्याग, त्याग को घोड़ा से मैच कर दो। ज्ञान, ज्ञान को पीपल के बोधि वृक्ष से, है ना। जन्म को, तो जन्म को कमल से मैच कर दो, हो गया। यानी कि A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले रुक जाओ एक मिनट। हाँ, बिहार के मनेर में बसने वाले पहले महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? 54 का आंसर क्या हो जाएगा? इमाम ताज फकीह नाम था इनका। शेर शाह ने किस युद्ध के संदर्भ में कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं भारत का राज्य खो देता? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ का युद्ध था, जहाँ पर राजपूतों ने बहुत मारा था शेर शाह को, पूरे राजस्थान में नचा नचा के मारा था इसको। उसके बाद इसने बोला था कि मुझे कुछ भी करना चाहिए था, राजस्थान की विजय पर नहीं आना चाहिए था। उसके बाद फिर ये जब जीत तो लिया था इसने मारवाड़ को, फिर ये कालिंजर पर कब्जा करने कहाँ पर गया था? तो ये गया था कालिंजर पर कब्जा करने मालवा के क्षेत्र में, जहाँ पर इसकी मृत्यु ही हो गई बेचारे की, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजराती कवि सोद्दल ने किस पाल शासक को उत्तरापथ स्वामी कहा है? बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर हो जाएगा धर्मपाल को कहा है। गुजराती कवि हैं, सोढ्याल नाम है, इन्होंने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी बताया है। और धर्मपाल ने कौन से विश्वविद्यालय का स्थापना किया था? ये जरा आप लोगों को कमेंट करके बताना चाहिए। प्राचीन काल में भारत आने वाले यात्रियों में विदेशी शासक का दूत कौन था? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ ई। दिए गए विकल्पों मेगास्थनीज और डायमेकस दोनों ही दूत थे। मेगास्थनीज भी और डायमेकस भी, यानी कि बी और सी दोनों ही दूत थे। बाकी ये दोनों यात्री थे, भाई आनंद सिंह। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? 58 का आंसर हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है बी, विपुलपुरी में। 12 साल की कठोर तपस्या साधना के बाद महावीर स्वामी ने जम्भुई ग्राम के पास रिजपालिका नदी के तट पर एक साल पेड़ के नीचे उनको कैवल्य प्राप्त किया। उन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर के विपुलगिरी स्थान पर दिया था। उनकी मृत्यु पावापुरी राजगीर में हुई है। तो क्लियर हो गया इसका आंसर आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की संख्या कितनी है? तो 59 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 है। कौन कौन सा? 1912 ईस्वी में बांकीपुर हुआ है, रंगनाथ माधोलकर इसके अध्यक्ष थे। 1922 ईस्वी में गया में अधिवेशन हुआ है, CR दास इसके अध्यक्ष हैं। 1940 ईस्वी में रामगढ़ में अधिवेशन हुआ है, अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संस्कृतायन का कार्यक्षेत्र कहाँ था? ये बहुत बड़े इतिहासकार हैं, इन्होंने वोल्गा टू गंगा नामक पुस्तक लिखी है जो मैंने पढ़ी है। वोल्गा टू गंगा प्राचीन हिस्ट्री की बुक है, बहुत ही बेहतरीन। और इन्होंने मार्क्सवाद पर भी किताब लिखी है। और ये कहाँ पर सक्रिय थे? तो ये भागलपुर के आसपास, ये सब छपरा के आसपास सक्रिय थे। 60 का आंसर ए हो जाएगा। गांधी ने किस शहर में लोगों से ऑटोग्राफ के लिए 5 रुपये और भूकंप पीड़ितों की मदद की? 5 रुपये लिए इन्होंने लोगों से ऑटोग्राफ देने के बदले, अपना अपना ऑटोग्राफ दिया इन्होंने सबको। उसके बाद से क्या बोला कि 5-5 रुपये दीजिए। और उससे क्या किया इन्होंने? 1934 ईस्वी में बिहार में भीषण भूकंप आया था, उससे ज़्यादा भीषण भूकंप आज तक बिहार में नहीं आया है। उसी में जो कोसी पुल था वो गिर गया था, जो अभी बना है कुछ दिन पहले। तो ये कहाँ पर किया था उन्होंने? तो भागलपुर में किया था। किस आंदोलन के दौरान छपरा को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, डी हो जाएगा। ट्रस्टीशिप एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है। इस सिद्धांत को गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान प्रतिपादित किया था? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन के दौरान इसको प्रतिपादित किया था। ट्रस्टीशिप निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है। महात्मा गांधी, यंग इंडिया, देवेंद्रनाथ टैगोर, इंडियन मिरर, दादा भाई नौरोजी, राष्ट्रगुप्तार, एनी बेसेंट, हरिजन। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, एनी बेसेंट का हरिजन नहीं है। हरिजन भी महात्मा गांधी जी का है। एनी बेसेंट का कॉमन बिल है, न्यू इंडिया है, ये सब उनके पेपर हैं। भारत में चतुर्थ कारखाना अधिनियम कब और किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1922 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के समय में पारित हुआ था चतुर्थ कारखाना अधिनियम। बाल श्रमिक की उम्र 12 से 15 वर्ष कर दिया गया। इसमें बालिगों के लिए कार्य अवधि 11 घंटे निश्चित कर दिए, 11 घंटे काम करने पड़ते थे। सप्ताह में अधिकतम 60 घंटे काम करने हैं। भारत के संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया? 66 का आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिनका निर्वाचन निर्विरोध तरीके से हुआ तो नीलम संजीवा रेड्डी हैं। वो 25 जुलाई 1977 से 14 जुलाई 1982 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं।
किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। शिक्षा, वन, बाट और माप, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन, इन सब को किस में शामिल किया गया? समवर्ती सूची में। मैं रिपीट कर देता हूँ, शिक्षा, वन, बाट और माप, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन। बिहार चकबंदी एवं विखंडन निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 69 का आंसर हो जाएगा सी, 1956 में। भारत में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा MCC तलवार समिति बनी थी। कब बनी थी? 1966 में बनी थी और इसी ने बोला था कि केंद्र राज्य संबंधों पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए। पौराणिक संस्था का पहचान कीजिए, तो पहले का क्या आंसर था? विदत थी सबसे पुरानी संस्था। ओके। ऋग्वैदिक काल में स्त्री सभा एवं विदत में भाग लेती थी। समिति एक आम प्रतिनिधि सभा थी। इसके द्वारा राजा का निर्वाचन होता था। राजा का निर्वाचन किसके द्वारा होता था? समिति के द्वारा। ओके। और सभा जो होती थी, विशेष लोक सभा होती थी, इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। पुस्तक अर्थशास्त्र में सबसे पुराना खंड निम्नलिखित में कौन सा है? तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा खंड जो है ये सबसे पुराना है। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने निम्न से किसे भारत का नेपोलियन कहा है? ये एक औपनिवेशिक मानसिकता है। नेपोलियन इस शासक के कम से कम 1300 साल बाद आया है। समझ रहे हो ना? 1500 साल बाद आया है लगभग में। समुद्रगुप्त को कहा है इसने, लेकिन हमें नहीं कहना है ना? नेपोलियन से 1500 साल पहले आया था समुद्रगुप्त और उससे महान था ये। समझ रहे हो ना? नेपोलियन को B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। गांधार कला के विकास का श्रेय दिया जाता है यूनानी, अरबियों, भारतीयों, ईरानियों, किसको? तो चौथे का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही होगा, यानी कि यूनानियों को और भारतीयों को। दक्षिण भारत के किस शासक ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? मैंने इसकी कहानी सुनाई हुई है। राजेंद्र प्रथम है ये। राजराज प्रथम का पुत्र था, उत्तराधिकारी चोल शासक। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा किसकी थी? चांदी, कागज, कांसा, सीसा। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? कांसा के उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। ओके। अगला है, किस मुगल शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना कर संस्कृत, अरबी और यूनानी ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाया था? तो ये अकबर था। बहुत सारी किताबों का अनुवाद करवाया गया था इस समय, महाभारत, गीता, रामायण, और इस समय बार बार बता चुका हूँ। शिवाजी का अष्टप्रधान में निम्न में कौन शामिल नहीं था? मंत्री सचिव, पंडितराव न्यायाधीश, पेशवा अमात्य, सुमंत सेनापति। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि ये सारे ही सही हैं इसमें। ओके। मैं ऊपर से पढ़ देता हूँ एक बार। पेशवा अथवा मुख्य प्रधान होता था। संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल कौन करता था? पेशवा। अमात्य राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था। उसके बाद से सचिव है, राज्य के पत्रों की शैली ठीक करता था। सुमंत, ये विदेश मंत्री का ही काम करता था, सुमंत। ओके। तो यहाँ पर ये सुमंत भी गलत हो गया, सुमंत हमारा गलत हो गया यहाँ पर। उसके बाद से सेनापति, सेना की भर्ती, संगठन, शिक्षा, शास्त्र एवं रसद की व्यवस्था के लिए। पंडित राव, राजा की तरफ से ब्राह्मणों को दान देता था, तो पंडित राव भी गलत हो गया। ओके। और न्यायाधीश, सैन्य झगड़ों का हिंदू कानून के आधार पर न्याय करता था। इसमें इस बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर सी और डी होगा। इस बुक में लिख दिया गया सारे सुमेलित हैं, जबकि सही सुमेलित 2 इसमें से नहीं है। ओके। और अगर ध्यान से पढ़ें तो पेशवा के सामने अमात्य लिख दिया है, जबकि अमात्य तो अलग ही पद होता था। पेशवा जो होता था वो मुख्य प्रधानमंत्री होता था, जो बाद में पेशवा का पद इतना शक्तिशाली हो गया, जैसे आप बालाजी प्रथम का नाम सुनते हो, पेशवा ही था, है ना? तो पेशवा भी गलत हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया। और मंत्री और सचिव भी, ये दोनों पद भी अवैध लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ओके। आगे बढ़ते हैं। इसमें से सारे गलत हैं, PDF में आपको मिल जाएगा, पढ़ लेना। इसका आंसर गलत दिया हुआ था। निम्नलिखित यात्रियों में से सर्वप्रथम बिहार की यात्रा पर कौन आया था? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, फाहियान आया था। सूरजगढ़ निम्नलिखित में से किसके राजनीतिक उत्कर्ष से जुड़ा हुआ है? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह। सूरजगढ़ में 1536 में शेरशाह ने एक निर्णायक युद्ध में नुहानी पठान सरदार और उसकी सहायता कर रही बंगाल की सेना को पराजित कर दिया था। आगे बढ़ें। अगला है 11 नंबर कि महात्मा बुद्ध ने निम्न से किस स्थान पर मगध के सम्राट बिंबिसार को दीक्षा दी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का गिद्धकूट पर्वत दिया हुआ है, यानी कि बी। गिद्धकूट पर्वत किस जिले में है बिहार के? तो ये राजगीर जिले में है। आगे बढ़ें। निम्न से कौन विद्वान गुप्तकालीन नहीं थे? तो 12 के आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है ई। यह मैं पढ़ देता हूँ कि विकल्प में दिए गए सभी विद्वान गुप्त काल से संबंधित हैं। कालिदास, बाराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, ये सारे के सारे गुप्त काल से संबंधित है। और चंद्रगुप्त द्वितीय
जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो शासक था उसी के समय में ये सारे विद्वान थे। किस वर्ष बिहार के लिए लगान परिषद का गठन ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था? तो 13 का आंसर दिया हुआ है इस बुक में, 1770 ईस्वी में। 1770 में कंपनी ने लगान परिषद का गठन किया था, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना। ओके। संथाल विद्रोह के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? 14 का आंसर था कि इस विद्रोह का एक प्रमुख कारण खुटकुटी व्यवस्था थी, ये गलत दिया हुआ है उसमें। ओके। खुटकट्टी प्रथा क्या होती है? इस व्यवस्था के तहत क्या होता है ना कि जो ट्राइबल होते हैं उनका मतलब साझा जमीन का हिस्सा होता है, इसके कारण मुंडा विद्रोह में आता है नाम खुटकट्टी प्रथा का, है ना। इसमें संथाल में इसका नाम नहीं आता है। ओके। वही जो साझा ज़मीन होता है, जो ट्राइबल लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात झूम कृषि करते हैं, पूरे पूरे जंगल आग में लगाएंगे, जंगल जब साफ़ हो जाता है उस पर पूरे के पूरे जो ज़मीन होती है उस पर सबका अधिकार होता है, तो उसी व्यवस्था खुटकट्टी व्यवस्था कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयपी ने किया था, जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। कहाँ पर किया था ये? तो यहाँ पढ़ देता हूँ कि सबने इसमें दिया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन जेपी ने किया था नेपाल के तराई क्षेत्र में, इतना तो पता होगा। और वहाँ से इन लोगों ने छापामार युद्ध पद्धति को चलाया था, जिसको गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। किस आंदोलन के दौरान बिहार के छपला जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण किसानों की समस्या निदान हेतु प्रस्ताव पेश किया था? आज तो बहुत ही आसान क्वेश्चन मिल रहे हैं आप लोगों को। ब्रजकिशोर प्रसाद ने पेश किया था। 1916 के लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी चंपारण आने और किसानों की समस्या को दूर करने का अनुरोध किया। वहीं ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें इन समस्याओं के निदान के लिए एक समिति गठन की बात कही थी। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ही गांधी जी बिहार आए थे। वाई सोशलिज्म निम्न से किसकी रचना है? तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा? ये जेपी ने लिखा है, जयप्रकाश नारायण जी ने। बॉम्बे लेजिस्लेटिव कमेटी ने साइमन कमीशन के साथ कार्य करने के लिए नियुक्त किया था किसको? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर जी को नियुक्त किया गया था। बॉम्बे लेजिस्लेटिव कमेटी ने साइमन कमीशन के साथ डॉक्टर अंबेडकर जी को नियुक्त किया था कि आप इसके साथ मिलकर काम करिए। और जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय भी गवर्नर की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य थे डॉक्टर अंबेडकर। ओके। निम्न से किस ब्रिटिश ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता 2 बार की है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सर विलियम बेडनबर्न है, इन्होंने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। जॉर्ज यूले ने प्रथम अध्यक्ष 1888 में इलाहाबाद बना, अल्फ्रेड वेब 1894 मद्रास, सर हेनरी कॉटन 1904 बॉम्बे, सर विलियम बेडनबर्न 1889 में और 1910 में बने हैं। 1889 में और 1910 में बने हैं 2 बार। 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल का संबंध किस स्थान से था? तो ये लखनऊ में सक्रिय थी। उसके बाद ये विद्रोह समाप्त होने से पहले नेपाल भाग गई थी। नाना साहेब भी नेपाल चले गए थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एटक के पूछ रहा है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय जी थे प्रथम अध्यक्ष इसके। ओके। और दीवान चमन लाल संगठन के प्रथम महासचिव बनाए गए थे। प्रख्यात कांग्रेस नेता CR दास ने एटक के 3रे और 4थे सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 1922 में गया में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में एटक की स्थापना का स्वागत किया गया था। जो गया में हुआ था ना स्थापना 1922 में, तो 1920 में एटक की स्थापना हो गई थी। तो कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वागत किया गया एटक की स्थापना को 1922 ईस्वी में। किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा भर्ती हेतु अधिकतम उम्र सीमा 22 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 1878 ईस्वी में। और इसके लिए किस पार्टी ने संघर्ष किया था? तो इंडियन एसोसिएशन जो थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की, उसने काफ़ी संघर्ष किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा के वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ये लंदन से किया जाता था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में गर्मपंथियों द्वारा किन प्रस्तावों को पारित कराया गया था? 1906 अधिवेशन की बात कर रही है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चारों ही ये पारित करवाए गए थे। पहली बार दादा भाई नौरोजी इस संगठन के अध्यक्ष, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उन्होंने कांग्रेस के मन से क्या बोला था? स्वराज की बात की थी 1906 ईस्वी में पहली बार। राष्ट्रीय शिक्षा को भी अपनाना, स्वदेशी आंदोलन का प्रोत्साहन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इन चारों मुद्दों पर कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन से प्रस्ताव पारित किया गया था 1906 ईस्वी में। भारत छोड़ो का नारा निम्नलिखित किसने तैयार किया था? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ये यूसुफ मेहर अली ने ये भारत छोड़ो का नारा दिया था। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, इंकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी, करो या मरो महात्मा गांधी, बस यही है। सती प्रथा निषेध अधिनियम ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया? 27 का आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। सती प्रथा निषेध कब आया है? 1829 ईस्वी में, 1829 है बंधुओं।
और सारदा कानून 1930 ईस्वी में, सारदा कानून भी महिलाओं से संबंधित है सारे के सारे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब आया है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के हस्तक्षेप के कारण 1856 ईस्वी में इसको तैयार किया गया, 57 में विद्रोह हो गया है। और हिंदू विधवा संपत्ति कानून तो 1937 ईस्वी में। महिलाओं से संबंधित कानून, दलितों से संबंधित कानून, ये सब जरूर याद रखना। और जो योजनाएं आप लोग करंट अफेयर में पढ़ते हो तो महिलाओं से संबंधित योजनाएं, दलितों से संबंधित योजनाएं, ये सब पढ़ के जाना, एग्जाम में पूछता है इन सब चीज़ों पर ज़्यादा क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष का पैरोकार नहीं था? मतलब क्रांतिकारी संघर्ष को समर्थन नहीं देता था। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? फ्री प्रेस जर्नल जो है ये क्रांतिकारियों का समर्थन नहीं करता था। ओके। और एस सदानंद ने बम्बई में इसको शुरू किया था गरीब और मध्य वर्ग के लिए। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन की पहचान करना है? फॉल्स स्टेटमेंट की पहचान करना है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि हम कौन सा प्रैक्टिस सेट करें, इसका आता है कि नहीं। इम्तिहान पब्लिकेशन का इंग्लिश मीडियम का टेस्ट सीरीज़ नहीं आता है। अगर इंग्लिश मीडियम में आपको टेस्ट सीरीज़ करना है तो किरण पब्लिकेशन का आता है, दिशा पब्लिकेशन का आता है ना। तो इन सब के आप कर सकते हैं टेस्ट सीरीज, उसमें अच्छे खासे आपको कंटेंट मिल जाएंगे। इम्तिहान पब्लिकेशन का नहीं आता है। एडुटेरिया का भी आता है टेस्ट सीरीज इंग्लिश मीडियम के लिए, तो अब है ना, तो वहाँ से भी आप उसको कर सकते हैं। ओके। 29 नंबर क्वेश्चन है कि असत्य कथन की पहचान करना है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें बी जो है ये भी असत्य है और इसमें सी भी असत्य है ना। ये उल्टा लिख दिया है इन्होंने और कुछ नहीं है। जलियांवाला बाग में ब्रिगेडियर जनरल आर डायर ने गोली चलवाई थी, यहाँ पर ओ डायर लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप इंटरचेंज कर देंगे, गोलियां चलवाई थी आर डायर ने और उस समय गवर्नर था ओ डायर। और उधम सिंह ने किसको गोली मारी थी? तो ओ डायर को गोली मारी थी, है ना। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग की पहली बैठक किस स्थान पर हुई थी? 30 का आंसर क्या हो जाए? बेलगांव में हुई थी। किस वायसराय पर दिल्ली में क्रांतिकारियों ने बम से हमला कर दिया था? 31 का आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। निम्न से उस पुर्तगाली की पहचान करें जो सबसे पहले भारत आया था। तो सबको पता है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया भाई, वास्को डी गामा। आज तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 110 से ज़्यादा तो आना ही चाहिए सब लोगों के। राजा राम मोहन राय की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? डेविड हेयर ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से किन दो शक्तियों में टकराव हुआ था? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ रहे थे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष याद है कुछ? एक्सला सापेल की संधि होगी 1746। कब है इसका टाइम पीरियड? मैं ही बताऊं सब कुछ, आप लोगों को पता होना चाहिए सब चीज़। तो 1746-48 इसका प्रथम कर्नाटक युद्ध का है। और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का ही चल रहा था युद्ध, वही यहाँ पर फैल गया था, समझ लो ना। और एक्सला सापेल की फिर संधि हुई। आगे बढ़ें। अगला है द्वैध शासन का आरंभ और अंत से जुड़े गवर्नरों का सही जोड़ा चुनना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स है सही जोड़ा। रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने ख़त्म किया।